सफल बेटियों की कहानियों का जो सफर हमने शुरू किया है वो लगातार जारी है। देश के हर हिस्से में ऐसी अनगिनत बेटियां हैं जो अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही हैं। अपनी प्रतिभा के बूते परिवार की सोच बदल रही है तो समाज का नजरिया भी। और स्वागत है हमारे बीच में आज मौजूद हैं गुजरात की मुख्यमंत्री और गुजरात की आयरन लेडी। तो आप सब ने देखा कि आखिर हमने ये शो क्यों बनाया है और इस क्यों का जवाब बनकर बैठी हैं हमारी बेटियां। इन्हीं बेटियों के बीच से निकली एक ऐसी बेटी है जो परंपरागत परिवार में पली बढ़ी, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई की, समाज का कर्ज चुकाने का मौका आया तो सड़कों पर उतरी और लोगों ने नाम दिया आयरन लेडी। आनंदीबेन मफतभाई पटेल ईश्वरना नामे सोगन लઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે 125 करोड़ की आबादी का मुल्क और जिंदगी की आपाधापी के बीच अपने वजूद को तलाशते कुछ चेहरे। इन्हीं चेहरों में से एक बेहद सरल और शांत आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। राजनीति के क्षितिज पर उभरती एक नई तस्वीर। 15 साल तक शासन करने वाले नरेंद्र मोदी की जगह लेने वाली इस महिला ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचेगी, लेकिन निरंतर अथक प्रयास ने ये अवसर आनंदी को दिया। गुजरात के मेहसाणा जिले के खरोड़ गांव में 10 भाई बहनों में छठी बेटी आनंदी ने गांधीवादी पिता का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि गुजरात की महिलाओं का चेहरा बनी। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो इसलिए क्योंकि बचपन से ही पढ़ने लिखने वाली आनंदी ने शादी के बाद बीएड की पढ़ाई पूरी की, बच्चों की परवरिश के साथ एमएड की और फिर 70 के दशक में बतौर शिक्षक पढ़ाने लिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद के कन्या महाविद्यालय की गणित की ये शिक्षिका शुरू से ही क्रांतिकारी थी। साहस और विवेक के लिए इनको राष्ट्रपति ने 1985 में नवाजा, तो उसी समय अकाल के हालात से निपटने के लिए निकली न्याय यात्रा ने इनके जीवन की दिशा बदल दी। दरअसल 80 के दशक में आनंदीबेन के पति मफतलाल पटेल का गुजरात बीजेपी नेताओं के साथ उठना बैठना था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शंकर सिंह वाघेला उनके करीबी दोस्त थे। मोदी ने ही उस वक्त सबसे पहले आनंदी की प्रतिभा को पहचाना और बीजेपी से जुड़ने का आग्रह किया। पार्टी में महिला अनुपात बढ़ाने के लिए ये उस वक्त की जरूरत थी और आनंदी को मिली इस जिम्मेदारी के साथ ही उन्हें मफत भाई से ज्यादा तरजीह मिलने लगी। लेकिन पुरुषवादी सोच को यह स्वीकार्य नहीं हुआ, लिहाजा विरोध के सुर उठे। यहाँ तक कि उनके चढ़ते सूरज की धूप में उनके जीवन साथी को भी बेचैनी हुई। लेकिन आनंदी ने अपने विवेक और समझदारी से उस बेचैनी को कड़वाहट में नहीं बदलने दिया। वो निरंतर अपना काम करती रही। नतीजा 1987 में गुजरात प्रदेश महिला मोर्चे की पहली अध्यक्ष बनने के साथ ही सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है तो उसकी वजह उनकी प्रशासनिक दक्षता है। एक तरफ कुशल शासक है तो दूसरी तरफ दोनों बच्चों और पति के प्रति पूर्ण जवाबदेह है। बेहद अनुशासित जीवन के बीच आनंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ये कि सत्ता का नशा उनकी सादगी पर चढ़ नहीं पाया। आपको दिखाते हैं कि उनके जीवन में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दूसरे पहलू हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो शायद इन्हें भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी ने कभी भी मेरी सिस्टर में और मेरी वाइफ में कभी फर्क नहीं महसूस हुआ। दोनों में कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बहू के साथ बात कर रही है और बेटी के साथ बात कर रही है, और कभी ऐसे फर्क महसूस नहीं किया। रोटला बहुत अच्छा बनाती है वो, हाथ से अपने हाथ से ऐसे बोलते हैं गुजराती में कि हाथ में रोटला बनाते, ऐसे टीप पे रोटला नहीं बनाती है। तो वो बहुत लोगों को नहीं आता है, जैसे मेरी मम्मी भी नहीं बना सकती है, सिर्फ वही बना सकती है हमारे घर में। मम्मी की स्कूल में पढ़ी हूँ और वो मेरी क्लास टीचर रही थी। एंड हमारी स्कूल में 2 स्टेयर्स थे एंड हम लोग, मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम लोग ऊपर से देखते थे कि मॉम कौन से स्टेयर से आ रहे हैं तो हम दूसरे स्टेयर से जाते थे। बट मैं इतना बोलूंगी कि घर पे मुझे मम्मी चीकू बोलती है एंड स्कूल में मुझे अनार। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल
और अनार की माँ, दोनों ने ये फ़र्क को कैसे मेंटेन किया? पहले तो पूरे देश भर से आई हुई सभी महिलाओं को मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए इतने बड़े सिटी में आना, फिल्म सिटी में आना पहली बार हुआ है। मेरी बेटी है वो अनार, वो सोशल वर्क करती है और शुरू से करती थी। मैं जो मेमनगर एक बड़ा स्थान है, पहले तो छोटा था, आज बड़ा हो गया है। मेमनगर एक छोटा सा गांव था और इसमें 1000-1200 की आबादी थी। सब गरीब परिवार के लोग बसते थे। तो वो छोटी थी, इसीलिए हमारे घर में जो कामकाज करने वाली कोई महिला आती थी, उसके सब बच्चे भी वहाँ आते थे घर में। तो सभी बच्चों के साथ वो खेलती थी और वो ही बच्चों के साथ वो गांव में भी चली जाती थी और वहाँ झुपड़पट्टी में या किसी के घर में बैठकर कुछ न कुछ काम करती रहती थी। इसमें से उसको सेवा करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए गरीबों की, उसके मन में वो ख्याल वहाँ से आया। बच्चों को जब हम प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसको अच्छा खिलाओ, अच्छा उसको कपड़े वगैरह दे दो, फिल्म देखने के लिए उसको भेज दो, लेकिन उसको संस्कार देने की भी आवश्यकता होती है। घर में झाड़ू पोता करना, किचन की सफाई करनी, सब्जी काटना, ये जो कामकाज शुरू से हम बच्चों को सिखाते हैं और मैंने मेरे बच्चों को सिखाया है। ये जो मेरा बेटा था वो भी अच्छा हलवा बना सकता है, अच्छी हम सुखड़ी जिसको बोलते हैं वो सुखड़ी अच्छी बना सकता है। और जब मैं लेट हो जाती थी स्कूल में से वहाँ जाने के लिए, घर पर पहुँचने में लेट हो जाती थी, तब वो दोनों भाई बहन छोटे थे, वो समझते थे कि मम्मी देर से आएगी, तो वो खिचड़ी सब्जी बनाकर रखते थे, जिसकी वजह से मम्मी आ जाए तो तुरंत ही हम गरम गरम खा लें। ये जो कामकाज है घर का, उसको भी ये पता चलना चाहिए कि हमारी मम्मी घर में क्या क्या काम कर रही है। कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े को मोल्ड करना, ये सभी दोनों बच्चे इकट्ठे होकर करते थे। तो आपने शुरू से बेटे और करते बेटी थे। दोनों को साथ साथ ट्रेनिंग दी, दोनों को साथ, सिखाया? दोनों को सिखाया। ऐसा नहीं कि वो मम्मी या कोई गेस्ट आता है तो पानी लेकर सिर्फ बेटी ही आएगी, क्यों बेटा नहीं जा सकता है। जो हम जो भेदभाव करते हैं, डिफरेंट करते हैं, वो वहाँ से शुरू होता है। सब्जी लेने के लिए क्यों बेटा नहीं जा सकता है? सब्जी काटना काम क्या है, अकेला बेटी का है क्या? बेटा खाने वाला नहीं है? तो उनको भी सब्जी लेना और काटना और अच्छी तरह से देना, पीरसना, वो सब करना चाहिए। तो शुरू से मैंने दोनों बच्चों को एक साथ सब कुछ सिखाया था और उसका लाभ मेरे बेटे को हुआ। जो वो 12वीं कक्षा पास होकर बेंगलोर में उसने एडमिशन लिया, उसी समय वे लोगों ने वहाँ एक रूम रखा और एक रूम में वे लोग अपने आप रसोई करते थे और भोजन करते थे, बाहर नहीं जाते थे। उसको वहाँ उपयोगी हुआ। इसीलिए वो बोला मुझे कि अच्छा हुआ कि बचपन में तूने मुझे रसोई करने के लिए सिखा दिया, तो मुझे कॉलेज में उसका उपयोग हुआ मुझे। तो ये नाम भेदभाव, बोलना, चीकू बोलूँ या अनार बोलूँ, इसमें मुझे कोई डिफरेंट नहीं लगता है। लेकिन चीकू नाम तो जब बेटी का जन्म होता है या बेटा का जन्म होता है तो तब एक नाम दे देते हैं, लेकिन ये अनार नाम मेरे बेटे ने दिया है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ता था, मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तब एक लड़की उसकी फ्रेंड थी, उसका नाम अनार था। वो उसको बहुत ही प्रेम करता था, साथ में बैठते थे, भोजन करते थे, नाश्ता करते थे, सब कुछ। तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तब उसने बताया कि मम्मी उसका नाम अनार रखना है। जी, हमने ले लिया, ठीक है, बराबर है, अनार रखो, तो अनार रख दिया।
और वो चीकू बोलता है, मैं अनार बोलती हूँ, वो कभी अनार नहीं बोलता है। वो बाहर और घर में सब स्थान पर चीकू ही बोलता है। आनंदी जी, आपने घर के परिवेश में भेदभाव नहीं किया, लेकिन राज्य की मुखिया की कुर्सी पर पहुंचने के बाद उन परिवारों में, राज्य के हर जिले में ये भेदभाव न हो, इसके लिए आपके जो प्रयास थे, क्या वो प्रयास सफल हुए, आप मानती हैं? सफल हुए ऐसा तो 100% तो सफल नहीं होता है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तब इसकी इम्पैक्ट आम समाज पर होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले हमें ही अपने आप अपने जीवन में वो डालना चाहिए। मैं काम करती थी सालों से सोशल वर्क। इसमें मैं पटेल कम्युनिटी से आती हूँ, तो इसमें बेटी का जब ब्याह होता है तब ऑर्नामेंट्स वगैरह वगैरह देना पड़ता है, तो सभी स्थान पर वही होता है। मैंने तय किया कि मेरे विवाह में, मेरे मैरिज में मैं ऐसा कुछ मेरे परिवार से नहीं लूँगी। तो मैंने न कपड़े लिए न ऑर्नामेंट्स लिए। 4 लोग गए थे बहू लाने के लिए? बहू लाने के लिए सिर्फ 5 लोग गए थे और 5 में ड्राइवर था एक, वो मिलाकर 5 थे हम लोग। बेटी का विवाह भी वैसे ही किया, उसका सास ससुर भी मैरिज में नहीं आए थे, सिर्फ 4 लोग आए थे, 5 लोग आए थे और कोई खर्चा नहीं किया। उसका जो पैसे बचे वो पैसे मैंने मेरे बेटे का जो बिजनेस था इसमें मैंने दे दिया कि आप बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। अब इसमें से मैंने जानकारी मिली कि भाई ऐसा कुछ समाज में करना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया कि सामूहिक विवाह होना चाहिए समाज में, जो 100 लड़कियों का एक साथ विवाह हो जाए, 150 लड़कियों का विवाह हो जाए और उसका पूरा खर्चा समाज उठा ले। तो ऐसा 30 साल पहले से मैंने ये काम शुरू करवाया और आज गुजरात में सभी कम्युनिटी सामूहिक मैरिज का आयोजन करती है। और अभी तो शुरू हुआ है कि एक ही कम्युनिटी नहीं, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी के लोग इसमें, SC ST सब बच्चियों इसमें आती हैं और उसका विवाह का पूरा खर्चा कोई ना कोई कम्युनिटी उठा लेती है, तो वो पैसे बच जाते हैं इसमें। और समाज की ओर से वे लोगों के इतना ऑर्नामेंट्स या किचन सेट सब कुछ उसको मिलता है, तो घर पर जाते हैं तो कुछ अलग खरीदने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सब समाज के लोग दे देते हैं। तो ऐसे कई आयोजन मैंने मेरे समय पे किया है और उसका इम्पैक्ट है आज। और इसकी वजह से क्या हुआ कि परिवार का जो एकदम गरीब परिवार होता था तो वो उसके बच्चे का विवाह नहीं कर सकता था, और करना है तो उसको कहीं से लोन लेनी पड़ती थी या किसी के पास से पैसे लेने पड़ते थे या घर बेचना पड़ता था या खेत बेचना पड़ता था। वो आज बच गया, वो बचा, इसलिए वो अपना काम कर सकता है। जी आनंदी जी, आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रही हैं वो हर घर से, हर परिवार की बुनियाद से जुड़ी हुई बातें हैं, और एक मुख्यमंत्री के मुंह से वो बातें सुनकर शायद ज़्यादा असर देखने को मिले, सुनने को मिले। लेकिन आप महसूस करती हैं कि जिन सामूहिक विवाहों की आप चर्चा कर रही हैं वो संभ्रांत वर्ग आज भी उनसे दूरी बनाता है, नाक सिकोड़ता है उनसे। वो एक ऐसा माना जाता है कि निचले तबके के, मध्यम परिवारों के लिए ही वो प्रथा बनाई गई है। ना, ऐसा नहीं है। सामूहिक मैरिज में तभी लोग आते हैं जब उपले वर्ग के लोग इसमें जुड़ते हैं, तभी आते हैं। और हमारे गुजरात में ऐसे कई लोग हैं जो 2-2 गाड़ियाँ या बड़ा बड़ा बंगला है वो भी इसमें मैरिज में जुड़ते हैं। इस वो ही इम्पैक्ट आम समाज में पड़ती है कि भाई उसके पास तो करोड़ों रुपये है, वो जो सामूहिक मैरिज में आए हैं तो हम तो जा सकते हैं, हम गरीब हैं, हम जा सकते हैं जी। और ऐसे करके वो लोग आते हैं। वैसे नहीं है कि चलो आप गरीब है इसीलिए इधर आ जाओ और मैरिज कर लो, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे का क्यों विवाह किया, इसीलिए कि मैं ऐसी स्थिति पर हूँ आज, तो मैं जब आगेवानी लूँगी, नेतृत्व करूँगी तो मेरे पीछे पीछे लोग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे।
आनंदी जी, बहुत सारी बेटियां जो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली ये कैंपेन जो चल रहा है, अब के बरस बिटिया है मोहे बिटिया है दीजो, ये कैंपेन पूरे इंडिया के लिए चल रहा है। हम जो कहते हैं पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं, तो हम सारी बेटियां जो है वो इंडिया से है, तो ये स्टेट में क्यों डिवाइडेड हो जाती है? हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के बाहर जाते तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, तो इंडिया में आने के बाद ये क्यों ऐसा होता है कि आप महाराष्ट्र से हो, आप गुजरात से हो, आप हरियाणा से हो, वाई दिस इज़, ये क्यों होता है? मतलब आपकी पॉलिसी अलग है, इनकी पॉलिसी अलग है, वो सारी पॉलिसीज एक साथ इकट्ठी सारे स्टेट के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी somebody was sitting with me, एक अवॉर्डी है, शी इज़ ऑल्सो अवॉर्डी, उनका भी कहना है गलत स्टेट में पैदा हो गए यार। मतलब वो क्यों फीलिंग आती है? आई एम फीलिंग मैं भारतीय हूँ तो मुझे भारतीय की तरह से आप ट्रीट करो, डोंट डिवाइड मी ना महाराष्ट्रीयन हो, गुजराती हो, हरियाणवी में। तो वो मतलब वो एक मतलब सच में दिमाग खराब हो जाता है कि अपना पढ़ाई करें या खेल में दिमाग लगाए या फिर इस पॉलिटिक्स में दिमाग लगाएं। तो उसके लिए आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं? मतलब आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन एज अ यू कि आप हमारे ऐसे ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम? ऐसा है कि राज्य सरकार एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो है ये सब राज्य सरकार को सौंपा गया है, केंद्र सरकार नहीं करती है इसमें। इसीलिए राज्य सरकार अपने तरीके से सब लोगों को लिए अपने अपने प्रोजेक्ट वगैरह योजना वगैरह बनाती है। इसीलिए वो अलग अलग आपको दिखाई पड़ता है कि गुजरात में वो है, महाराष्ट्र में वो है, इसमें वो है। जो केंद्र सरकार वो करती है तो वो लागू नहीं हो सकता है कि हमारे जो बंधारण है वो बंधारण में वही लिखा हुआ है कि इतने इतने विषय पर राज्य सरकार ही सोचेगी, राज्य सरकार ही वो काम करेगी। तो हम वो तो नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि एजुकेशन के बारे में इधर वो है, इधर वो है, इधर वो है। मैम मैं योगेश्वरी हूँ और मैं मैम से बहुत क्वेश्चन से सिमिलर हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी रिदमिक जिम्नास्टिक्स सीख रही हूँ, जो कि इंडिया में बहुत नया है, स्पोर्ट्स है, और इसके लिए कई सारी फॉरेन कोचेस की भी ज़रूरत होती है, जो कि मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ महाराष्ट्र में धुलिया में प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके लिए मैं अभी बाहर ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो हम लोग को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही होता है कि फिर से महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, लाइक अभी गुजरात को अलग कोई ट्रेनिंग दे रहा है, महाराष्ट्र में कोई अलग ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैं यह चाहती हूँ कि आप इंडिया की टीम को सिलेक्ट करें तो कुछ बच्चे ऐसे सिलेक्ट करो कि जो जिनमें एबिलिटीज़ है और अच्छा कर सकते हैं, और इन सबको एक सेम ट्रेनिंग दो, और अगर वो पॉसिबल हो तो ज़रूर हम लोग इंडिया को और अच्छे मेडल्स दिला सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आपके जो सभी स्टेट में जो स्पोर्ट्स के काम करते हैं, एनजीओ या कोई ना कोई आपको देते होंगे, ये सब लोगों ने इकट्ठा होकर केंद्र के पास जाना चाहिए, वहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसके साथ बैठना चाहिए, और जो आपने बताया कि अलग अलग स्टेट में से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले लड़के या लड़की को ढूंढना चाहिए, तो वो सिलेक्शन का करने का काम वहाँ से होता है। तो आपके यहाँ से हर एक स्टेट वालों ने इसका जो लिस्ट है ये वो लिस्ट वहाँ भेजना चाहिए, और इसमें से वो सिलेक्शन होता है। तो इसमें सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन की बात जो आती है तो वो केंद्र सरकार के साथ होती है। हम भी प्रयास करेंगे वहाँ कहने के लिए, लेकिन वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हर एक राज्य के हैं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाकर मिलेंगे वहाँ और बताएंगे, तो शायद मैं मानती हूँ कि आपका जो राय है इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी आपने कहा कि राज्यों की अलग अलग पॉलिसी होती है, पर कुछ नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल पॉलिसीज़ हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। आज 40 साल से मैं एक इंडस्ट्री में सिंगल हैंडेडली बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, और मिनिस्ट्रीज़ में हर एक में, और इवन पिछले 1 साल में भी
मैंने अपने बहुत से रिप्रेजेंटेशन किए। नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ ऑयल, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इन तीनों चीज़ों के लिए मेरी इंडस्ट्री करती है और दुनिया भर में मैं अकेली 40 ईयर्स से इसके लिए कर रही हूँ। और उसमें मैंने देश के लिए कितना फॉरेन एक्सचेंज बचाया है या कितना काम किया है, उसके लिए मुझे कोई रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसीज़ चेंज चाहिए। उस पॉलिसीज़ चेंज के लिए 20 सेमिनार्स में बात होती है, सारा दिन सेमिनार में बैठ के बात होती है, पर पॉलिसीज़ पेपर पे रह जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। मर्सिडीज़ अपने, मेरा बिजनेस है यूज्ड ऑयल रिफाइनिंग, मर्सिडीज़ बेंज अपनी हर नई गाड़ी में बड़ी प्राउडली वो तेल डाल के दिखाते हैं कि यूज्ड ऑयल से जब आप सेव करते हो लुब्रिकेंट्स को, तो दे आर प्राउड ऑफ इट, बट वी एज इंडियंस आर नॉट डूइंग इट। अभी मेक इन इंडिया का वो है, तो जो मेरा ऑयल है वो मेक इन इंडिया है 100%। यूज्ड ऑयल को रिक्लेम करके लुब्रिकेंट्स बनाना एक ऐसी लाइन है जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट। लास्ट 40 ईयर्स आई एम द ओनली वन। तो मैं चाहूँगी कि केंद्र अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। पॉलिसी बनाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता जब तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती। आपकी बात सही है, बिल्कुल। और अगर आपका सहयोग हो जाएगा तो मैं कहूँगी 40 साल में बीजेपी की सरकार तो नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार आई है, पीएम नरेंद्र भाई मोदी बने हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने जो किया है कि मेरे ईमेल पर आप कुछ भी लिखो, मुझे बताओ कि क्या करने की आवश्यकता है, तो मैं उस पर जरूर सोचूंगा। मैं तो जी इस विषय पे थीसिस लिख सकती हूँ कि कितना एडल्ट्रेशन होता है, कितना स्प्यूरियस ऑयल होता है और कंट्री में कितना मिसयूज होता है। से मिलना इन बेटियों का कैसे हो, जैसे ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। आप जो मानते हो गलत है। यदि आप कोई विषय लेकर जाते हो और बताते हो कि मुझे वो विषय पर आपके साथ चर्चा करनी है, तो कई लोगों को वो बुलाते हैं, समय भी देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो परेशानी है उसका समाधान, क्योंकि केंद्र की सरकार को करना है, तो हाँ। वो भरोसा आनंदीबेन हमें यहाँ दे रही हैं और आपको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की तरफ से ये समाधान दिखे, नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आनंदी जी आपका भी कि आपने इतना वक्त निकाला, बेटियों के सवालों के जवाब दिए और समाधान के कुछ रास्ते भी बताए। कितना उन रास्तों पर अमल कर पाएंगे और कितना सफलता मिलेगी ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आप सब की तरफ से जो मुझे देखने के बाद समझ में आता है वो ये कि हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इन सब बेटियों की कोशिशों को देखकर आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि काश हमारी भी एक ऐसी बेटी होती। इसीलिए हमने हमारे कार्यक्रम का नाम रखा है अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आ रही है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।